हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अटैक्स के बारे में, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बाय प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। तो आज हम लोग अटैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अटैक्स क्या होता है और कितने टाइप्स के अटैक्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अटैक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो अटैक होता क्या है। तो अटैक आपका क्या है, तो हमारे डेटा को किसी भी तरीके से चुराना, मतलब चुराना या फिर हमारे डेटा को हार्म पहुंचाना इज कॉल्ड एन अटैक। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन और उसको कोई इंट्रूडर है ना, जो उस डेटा को क्या करता है, एक्सेस कर पा रहा है और उस डेटा को मॉडिफाई कर दे रहा है या डिलीट कर दे रहा है, तो इस चीज को हम अटैक कहते हैं। इसके अलावा अगर वो हमारे रिसोर्स को ब्लॉक कर रहा है या फिर हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचा रहा है, तो इसको भी हम अटैक के कैटेगरी में ही रखते हैं। तो अटैक्स क्या है, टू एक्सेस द मैसेज इन द नेटवर्क, टू एक्सेस द मैसेज इन द नेटवर्क एंड परफॉर्म सम अनएथिकल टास्क, है ना। क्या यहाँ पर कह सकते हैं अटैक्स, यहाँ पर क्या डेफिनेशन यहाँ पर क्या हो गया, टू एक्सेस, टू एक्सेस द मैसेज, टू एक्सेस द मैसेज इन network, in network and perform some unethical unethical job or task on it is called an attack, is called an attack, is called an अटैक। इसको हम क्या बोलेंगे, अटैक बोलेंगे। तो यहाँ पर हमको इन्हीं अटैक्स के बारे में पढ़ना है कि अटैक्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनको हम कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि कौन कौन से अटैक हमारे कंप्यूटर या हमारे मैसेज पर हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कहता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके अटैक को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। देयर आर 4 कैटेगरीज, देयर आर 4 कैटेगरीज कैटेगरीज ऑफ अटैक्स, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ अटैक्स। फर्स्ट आपका जो कैटेगरी है, पहला जो है इसमें है इंटरसेप्शन। पहला आपका क्या है, इंटरसेप्शन, ठीक है। इंटरसेप्शन क्या है, तो इंटरसेप्शन क्या होता है, इट हैज बीन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अब पीछे जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के कॉन्सेप्ट में ये इंटरसेप्शन आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब हमारा डेटा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि उसको कोई बीच में एक्सेस ना कर सके। तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स ये किस तरह का अटैक हुआ, इसमें हमारे डेटा को कोई बीच में एक्सेस कर पा रहा है, इट मीन्स, या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस कर पा रहा है। तो इट मीन्स दैट एन unauthorized party, that an un that an unauthorized authorized party has gained access to a resource, access to a resource, access to a resource, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब कि कोई भी एक पार्टी है, कोई भी एक, है ना, इंट्रूडर है जो हमारे मैसेज को, जो हमारा मैसेज ट्रांसफर हो रहा है उसको बीच में एक्सेस कर पा रहा है। तो इस तरह के अटैक को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन, जिसमें डेटा को बीच में एक्सेस किया जा रहा हो, इज कॉल्ड एन अटैक, इज कॉल्ड एन इंटरसेप्शन। तो यहाँ पर द पार्टी कैन बी, जो पार्टी होगा कैन बी पर्सन, प्रोग्राम और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो इंट्रूडर होता है, जो पर्सन होता है जो एक्सेस करना चाहता है, वो डायरेक्ट अपने थ्रू एक्सेस करता है, या फिर कोई एक प्रोग्राम वो टाइप कर देता है, लिख देता है, जो प्रोग्राम उसको एक्सेस करके दे रहा होता है, अगर वो अवेलेबल ना भी हो अपने सिस्टम पर, तो उसका प्रोग्राम उस समय
रन कर रहा होता है और वो हमारे डेटा को एक्सेस कर रहा होता है इन बिटवीन द कम्युनिकेशन चैनल। और या फिर कोई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, कोई सिस्टम उसने रोबोट वगैरह इस तरह का डेवलप कर लिया रोबोटिक्स टाइप का, जो हमारे डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के अटैक को बोलते हैं इंटरसेप्शन। वो डेटा के साथ कुछ कर नहीं रहा, बस उसको एक्सेस कर पा रहा है ना। उसके लिए वो डेटा नहीं था बट वो एक्सेस कर रहा है। ये बहुत बड़ा मेजर इशू भी है, हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में, कि हमारा डेटा कभी भी किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो उसका मिसयूज कर सकता है किसी भी तरीके से। तो ये पहला टाइप का अटैक था। दूसरा जो आपका टाइप है वो है फैब्रिकेशन। दूसरा आपका जो टाइप है वो है आपका फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन में क्या होता है, तो दिस इन्वॉल्व्स this involves the creation of illegal objects on a computer system, ठीक है, ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये आपका किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑथेंटिकेशन से रिप्रेजेंट कर रहा है। ई फैब्रिकेशन जो है ये आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर, किस चीज से रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है ऑथेंटिकेशन से। ऑथेंटिकेशन जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जिसमें ये चीज हमने बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रिसीव हो रहा है तो हम उसको ऑथेंटिकेट कर पाए कि वो जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो एक सही यूजर के थ्रू आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई अनदर पर्सन अपने आप को एज ए गुड यूजर रिप्रेजेंट करके या एक ऑथराइज्ड यूजर रिप्रेजेंट करके और आपको गलत डेटा भेज रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर फैब्रिकेशन एक अटैक है, जिस अटैक में क्या करता है, कोई भी जो हमारा पर्सन है ना, या हैकर है या अटैकर है, जो भी है, वो क्या करता है, अपने आप को ऐसा शो कर देता है कि वो एक लीगल या ऑथराइज्ड पर्सन है, जो कि आपको मैसेज ट्रांसफर किया कर रहा है, और आप उस मैसेज को एक्सेस करने के बाद उसके रेस्पेक्ट बिहाफ में आप रिप्लाई भी कर देते हैं। तो ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है इस तरह के अटैक में। कोई भी पर्सन या फिर अटैकर क्या करेगा, एक अनदर डेटाबेस बना देगा। आप किसी सर्वर से किसी डेटा को एक्सेस कर रहे थे, अब उसी का एक कॉपी उसने बना दिया और उस कॉपी में उसने कुछ अलग ऐसा डेटा भी स्टोर कर दिया जो आपके जरूरत का नहीं था या आपको हार्म पहुंचा सकता था। और आप जब भी उस सर्वर को एक्सेस करने जा रहे हैं ऑथेंटिक सर्वर को, तो आप वो गलती से वो जो अटैकर के द्वारा जो फेक रिकॉर्ड ऑफ डेटाबेस बनाया गया है, उस रिकॉर्ड ऑफ डेटाबेस को आप एक्सेस कर ले रहे हैं और वहां से आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल गलत डेटा एक्सेस हो रहा है। और आप उस डेटा को सही डेटा मानकर काम कर रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये जो डेटा आ रहा है एक ऑथेंटिक सर्वर से आ रहा है, एक सही डेटाबेस से आ रहा है। बट वो हो क्या रहा है, अटैकर ने उसका एक कॉपी बनाकर एक रॉन्ग डेटाबेस, फेक डेटाबेस बना दिया है ना, और वो आपको एक्सेस करवा रहा है और आपको ऐसा शो कर रहा है कि वो आपका ओरिजिनल डेटाबेस है। तो फैब्रिकेशन में क्या होता है, इलीगल ऑब्जेक्ट्स और क्रिएशन ऑफ इलीगल ऑब्जेक्ट्स ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो अटैक है थर्ड नंबर में, जो थर्ड नंबर अटैक है वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का अटैक है। इसमें क्या करेगा, इंट्रूडर या अटैकर क्या करेगा, हमारे डेटा को मॉडिफाई कर देगा, है ना। द अटैकर है ना, में मॉडिफाई द वैल्यूज इन ए डेटाबेस। क्या करता है, इसमें जो हमारा अटैकर होगा वो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ एक पर्सन है ए, आपका कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा था यहाँ बी को, और वो मैसेज था हेलो, ठीक है, या फिर कम सून, इस तरह का मैसेज था, कम सून। अब ये क्या किया, यहाँ पर एक सी है, इस सी ने इस मैसेज को एक्सेस किया और मॉडिफाई कर दिया कि कम लेटर, यहाँ पर कर दिया कि कम लेटर, या फिर या चेंज करके कोई और मैसेज बना दिया कि
आपका आना जरूरी नहीं है ना, डू नॉट कम टू माय ऑफिस या डू नॉट कम टू माय प्लेस, इस तरह का मैसेज ट्रांसफर कर दिया इसको। अब ये सोच रहा है कि वो मैसेज ए से आया है और एक ए ने मैसेज भेजा है कि मुझे नहीं आने की जरूरत, कहीं आने की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं जाएगा और ये वेट करता रह जाएगा। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, अटैक को क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा तीसरा। और नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर में क्या है, इंटरप्शन। इंटरप्शन, इंटरप्शन क्या होता है, तो द रिसोर्स बिकम्स अनअवेलेबल। इसमें क्या कहा जाता है, रिसोर्स को अनअवेलेबल किया जाता है ना, लॉस्ट कर दिया जाता है या अनयूजेबल बना दिया जाता है। ठीक है, इंटरप्शंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, द रिसोर्स, द रिसोर्स becomes unavailable or lost or unusable or unusable। ठीक है, अनयूजेबल। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्शन, example of interruption are causing problems to a hardware device, ठीक है, erasing program data और ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि हमारे डेटा का लॉस्ट होता है, इंटरप्शन में डेटा को लॉस कर किया जाता है। मतलब क्या करता है अटैकर, क्या करेगा, आपके रिसोर्स को अनअवेलेबल बना देगा। कि मतलब क्या है कि आप अगर कोई डेटा, आप कोई रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, आप एक यूजर हैं, एक यूजर ए है जो एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस को वो एक्सेस करना चाहता है अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू, है ना, इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है। अब एक सी है, सी भी क्या करता है, सी क्या करता है, इस रिसोर्स को अनअवेलेबल बनाना चाहता है। तो वो क्या करेगा, इस पर बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी में रिक्वेस्ट जनरेट करके सेंड करना शुरू करेगा, और उस केस में ये इसके रिक्वेस्ट को हैंडल करने में बिजी हो जाएगा, और उस केस में ये इसका रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, पेंडिंग में रह जाएगा, ये पेंडिंग हो जाएगा, और इसके लिए ये रिसोर्स क्या हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा इस केस में। या फिर ये क्या कर सकता है, इस डेटाबेस को ही डिलीट कर दे, तो और ये इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है तो उसको ये डेटाबेस नहीं मिलेगा, तो इसके लिए रिसोर्स अनअवेलेबल हो जाता है। तो ये इस तरह के अटैक को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इन सभी अटैक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना, दीज अटैक्स आर फर्दर grouped into टू टाइप्स और टू कैटेगरीज। ठीक है, पहला है आपका पैसिव अटैक और दूसरा है आपका एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक और सेकेंड है आपका एक्टिव अटैक। देखिए, पैसिव अटैक में आपका वैसा अटैक आएगा जिसमें क्या कर रहा है, इंट्रूडर सिर्फ आपके डेटा को आपके कम्युनिकेशन चैनल में आकर वो क्या कर रहा है, आपके डेटा को सिर्फ रिट्रीव कर रहा है, मतलब एक्सेस कर रहा है ना, उसको कोई उसमें ना कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, ना आपके रिसोर्स को ब्लॉक कर रहा है, ना किसी तरह का इंटरप्शन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई फैब्रिकेशन नहीं, ना कोई इंटरप्शन, सिर्फ वो क्या कर रहा है, इंटरसेप्शन कर रहा है, मतलब कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ वो एक्सेस कर पा रहा है और देख पा रहा है। ठीक है, मतलब आपके डेटा में किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है। तो इस तरह के अटैक में क्या होता है कि आप इस तरह के अटैक को मॉनिटर भी नहीं कर सकते हैं, चेंज मतलब आप पता नहीं कर सकते हैं कि इस तरह का अटैक हो भी रहा है, क्योंकि आपका डेटा में कोई किसी तरह का मॉडिफिकेशन
नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको अपने चैनल को सिक्योर करना पड़ेगा ताकि आपका डेटा को कोई बीच में एक्सेस ना कर सके। तो पैसिव अटैक के बारे में अगर हम बोलें, पैसिव अटैक, पैसिव अटैक क्या है? तो पैसिव अटैक्स, पैसिव attacks are those wherein the attacker indulges या indulges in eavesdropping। eavesdropping मतलब क्या होता है? हमारे मैसेज को पढ़ना, सिर्फ हमारे मैसेज को, हमारे इंफॉर्मेशन को जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको पढ़ना। और मॉनिटरिंग मतलब सेम चीज हुआ कि उसको मॉनिटर करते रहना कि क्या डेटा या क्या इंफॉर्मेशन सेंड किया जा रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इस तरह के अटैक को हम बोलते हैं पैसिव अटैक, जिसमें हमारे डेटा को किसी तरह का मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, सिर्फ डेटा को रीड किया गया कि वो डेटा क्या था और उस कौन सा डेटा भेजा जा रहा है, कौन सा इंफॉर्मेशन है। इससे हमारे डेटा का जो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो जो हमारा बीच में जो इंट्रूडर है, जो अटैकर है, उस डेटा को किसी अनदर पर्पस के लिए यूज कर सकता है। जैसे एक कंपनी अपना कोई टेंडर भर रहा है और टेंडर भरने समय उसने उस टेंडर में जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट किया, अगर वो इंफॉर्मेशन बीच में से लीक हो जाए, अगर कोई उसको रीड करके किसी अनदर कंपनी को भेज दे, तो वो अनदर कंपनी क्या कर सकता है, उससे कम अमाउंट का टेंडर भर कर उस टेंडर को हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पैसिव अटैक में क्या होता है, सिर्फ हमारे डेटा को रीड किया जाता है, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। तो इस तरह के अटैक को पता करना बहुत मुश्किल होता है ना? ठीक है, तो इसमें क्या है, द टर्म पैसिव indicates that the attacker the attacker does not attempt to perform any modifications द डेटा टू दी डेटा। क्या करा है, इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है अटैकर के थ्रू। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो जाता है, दिस इज ऑल्सो वाई, या इसी में लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो वाई। ठीक है, पैसिव अटैक्स आर पैसिव अटैक्स आर हार्डर टू डिटेक्ट। क्या है, इस तरह से, इसी कारण से पैसिव अटैक को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, आपके डेटा में, आपके इंफॉर्मेशन में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं हुआ। जो डेटा एक यूजर ने भेजा, सेंडर ने भेजा, वही सेम टू सेम डेटा आपको एक्सेस हो गया, और तो आपको लगा कि ये डेटा किसी के पास नहीं गया होगा, ये मेरे ही पास आया है, और डेटा में क्या अटैक हुआ, कौन सा अटैक हुआ, ये कुछ नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि उसमें अगर मॉडिफिकेशन होता तब ना आप उसको पता करवा पाते, कि सेंडर से पूछते सर आपने जो डेटा भेजा था क्या आपने यही सेम डेटा भेजा है, तो वो कहता है कि नहीं ये डेटा नहीं भेजा, मैंने कुछ और भेजा था। तो आपको पता चल जाए कि किसी ने बीच में इसको मॉडिफाई किया है। बट अगर उसने किसी तरह का उसमें मॉडिफिकेशन किया ही नहीं, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, करना क्या होगा कि आप जिस चैनल के थ्रू आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस चैनल को मजबूत करना होगा, उसको सिक्योर करना होगा, ताकि कोई इंट्रूडर उस चैनल से आपके डेटा को रीड ना कर पाए या एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि पैसिव अटैक्स डू नॉट involve any modifications to the
to the contents of an original मैसेजेस। ठीक है, तो ये था हमारा पैसिव अटैक। ठीक है, पैसिव अटैक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा टॉपिक है ना। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव अटैक, इसको इरेज कर देते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा जो सेकेंड था एक्टिव अटैक, सॉरी सेकेंड है आपका एक्टिव अटैक। ठीक है, एक्टिव अटैक्स में क्या होता है, तो वैसे सच टाइप ऑफ अटैक्स जिसमें जो इंट्रूडर है, जो अटैकर है, वो क्या कर रहा है, हमारे डेटा में किसी न किसी तरह का मॉडिफिकेशन कर दे रहा है, या तो उसको डिलीट कर दे रहा है, या उसमें कोई डेटा को चेंज कर दे रहा है किसी अदर डेटा के साथ, या फिर हमारे रिसोर्स को भी वो ब्लॉक कर रहा है। तो इस तरह के अटैक को हम क्या कहते हैं, एक्टिव अटैक, और इसको हम पता कर सकते हैं इजीली। तो द एक्टिव अटैक्स आर the active attacks are based on the modification of the original message in some manner, or in the creation of a false message false message कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या है, अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई एक पर्सन है ए, ये क्या कह रहा है, एक बैंक है बी, है ना, बैंक बी है, ठीक है, इस बैंक को ये रिक्वेस्ट जनरेट किया कि ट्रांसफर अमाउंट, ठीक है, टू दी यूजर सी। तो ये क्या किया, इस सी को ट्रांसफर कर दिया कोई अमाउंट। अब सी क्या किया, एक और मैसेज इसको ट्रांसफर कर दिया कि अगेन ट्रांसफर अमाउंट टू यूजर सी, है ना, और इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया कि हम ए ही बोल रहे हैं। तो ये एक फॉल्स मैसेज इसको सेंड ट्रांसफर कर दिया, और इसको ऐसा रिप्रेजेंट करवाया कि मैं ए ही हूँ। तो ये बैंक क्या करेगा, दोबारा उसमें डेट फिर से वो अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इसको बी को ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉल्स मैसेज भी क्रिएट किया जा सकता है ना, जो मैंने कल एक और एग्जांपल में भी बताया था, जो टीचर वाला और स्टूडेंट वाला, कि टीचर अगर प्रोजेक्ट देता है और स्टूडेंट, कोई अनदर स्टूडेंट क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट को चेंज करके या फॉल्स ऐसी क्लास में आपको मैसेज ट्रांसफर कर सकता है कि सर ने ऐसा बोला है कि आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जबकि ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया होगा सर के थ्रू, और आप उस प्रोजेक्ट में लगे होंगे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो इस चीज का, इस तरह के अटैक को हम बोलते हैं एक्टिव अटैक, जिसमें क्या किया जाता है, या तो फिर डेटा को चेंज किया, जैसे सर ने बोला कि आपको होटल मैनेजमेंट पर आपको प्रोजेक्ट करना है, और किसी स्टूडेंट ने उसको कन्वर्ट करके हॉस्पिटल मैनेजमेंट या स्टूडेंट मैनेजमेंट करके आपको ट्रांसफर कर दिया। तो आप वो होटल मैनेजमेंट छोड़कर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पर वर्क करने लगे, और जब एंड में आप सबमिट करने जाएगा तो टीचर बोलेगा आपको तो मैंने टॉपिक ही अलग दिया था, आप अनदर टॉपिक पे प्रोजेक्ट करके आ गए, तो आपको कोई नंबर, कोई मार्क्स इसके लिए नहीं दिया जाएगा, कोई रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा चीज है एक्टिव अटैक्स में आपका आ जाता है ना, जिसमें मॉडिफिकेशन होगा, वो अटैक हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव अटैक, है ना। अब इस तरह के अटैक को हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, और इसको हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इजिली रिकवर नहीं कर सकते। इसको रिकवर करने के लिए हमको एंटीवायरस वगैरह बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, जिनका यूज करके हम इस तरह के अटैक को रिकवर कर सकते हैं, या फिर हम उन, या रिकवर नहीं कर पाए तो हम उसको फर्दर नेक्स्ट टाइम के लिए हम उसको रोक सकते हैं कि इस तरह के अटैक्स ना हो।
इस तरह के अटैक में आपके कौन कौन से अटैक्स आ जाएंगे, तो इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन जो अभी हमने पढ़ा वो तीनों हमारा किस में आ जाएगा, एक्टिव अटैक में। क्योंकि इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन तीनों में हमारा क्या होता है, डेटा को मॉडिफाई किया जाता है या फिर सर्वर को या फिर रिसोर्स को ब्लॉक किया जाता है ताकि उसको कोई एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक लाइन में कि इन एक्टिव attacks the contents of the original message are modified in some way। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, ओरिजिनल मैसेज को मॉडिफाई कर सकते हैं किसी अनदर तरीके से या किसी अनदर मैसेज के अनुरूप। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स है ना, कुछ और टर्म्स इसमें निकल के आते हैं एक्टिव अटैक में। कौन कौन से टर्म हमारे एक्टिव अटैक में आकर निकल कर आता है, पहला है मास्करेड, है ना, पहला क्या है, मास्करेड। ठीक है, ये एक हमारा अटैक हो सकता है, ठीक है, एक्टिव अटैक में। दूसरा हमारा आता है रीप्ले अटैक, ठीक है। और तीसरा हमारा आ जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये तीन तरह के हमारे पास इसमें एक्टिव अटैक में आ जाता है। मास्करेड अटैक में क्या होता है, तो इसमें ट्राइंग टू पोज एज अनदर एंटिटी इन्वॉल्व्स मास्करेड अटैक। मास्करेड अटैक में क्या होता है, मास्करेड अटैक इज कॉज्ड व्हेन द अनऑथराइज्ड एंटिटी प्रिटेंड टू बी अनदर एंटिटी। इसमें क्या होता है, इसको मैं एक एक करके डिस्कस कर दे रहा हूँ। मास्करेड अटैक, ठीक है, क्या था, मास्करेड अटैक, इसमें क्या होता है, तो इट इज कॉज्ड, ये कब होगा, इसके होने का कारण क्या है, कि जब व्हेन एन अनऑथोराइज्ड एंटिटी या पर्सन या कोई भी, है ना, प्रिटेंड, अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करता है, प्रिटेंड्स टू दी टू बी अनदर एंटिटी और ऑथोराइज्ड एंटिटी और ऑथोराइज्ड एंटिटी। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो अटैकर होता है वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करवाता है नेटवर्क पर, है ना, कि वो एक ऑथराइज्ड एंटिटी है, ना कि अनऑथराइज्ड एंटिटी है। मतलब वो अपने आइडेंटिटी को छुपा कर और अपने आइडेंटिटी को चेंज करके आपके सामने प्रिटेंड करता है और आपको मैसेज ट्रांसफर करता है। और आप उस मैसेज को रिसीव करने के बाद ऐसा सोचते हैं कि वो जो मैसेज आया है एक ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू आ रहा है, जबकि वो आ रहा होता है किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू, जो कि अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि हम एक क्या है, ऑथेंटिक यूजर हैं। तो इस तरह के अटैक को हम मास्कुरेड अटैक कहते हैं और इसमें भी, इसको भी हम एक्टिव अटैक के कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रीप्ले अटैक। रीप्ले अटैक अभी हमने जो बैंक वाला एग्जांपल दिया जिसमें क्या करा, एक बार मैसेज भेजा, अब सेम मैसेज को सी क्या कर रहा है, दोबारा रिप्ले कर दे रहा है बी के, बैंक बी के पास बार बार, कि हम ट्रांसफर कीजिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी सी के अकाउंट में। और बैंक को लग रहा है कि ये जो मैसेज आ रहा है वो ए के थ्रू ही आ रहा है, मतलब सेम मैसेज रिप्ले किया जा रहा है, सी सेम मैसेज को ए के द्वारा क्या करवा रहा, रिप्ले करवाया जा रहा प्रिटेंड करके अपने आप को एक के रूप में, और रिप्ले किया जा रहा है और बैंक उस मैसेज को रिसीव करने के बाद डेटा को, सॉरी, अमाउंट को ट्रांसफर किया जा रहा है। इस तरह के अटैक को हम रिप्ले अटैक कहते हैं। क्या था दूसरा हमारा, था रिप्ले अटैक। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ यूजर या इन रिप्ले अटैक, इसको लिख सकते हैं, इन रिप्ले अटैक अ यूजर captures a sequence of
of events, sequence of events or some data units, and resends them। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें, क्या करता है कोई यूजर कैप्चर करके एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को या सम डेटा यूनिट्स को रीसेंड करते रहता है बार बार। ठीक है, उसी डेटा को रीसेंड करते रहता है। तो इस तरह के अटैक को हम बोलते हैं रीप्ले अटैक। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो बैंक वाला बोला सी अगर दोबारा वो मैसेज भेजे तो बैंक ने दोबारा डेटा को मैसेज अमाउंट का ट्रांसफर कर दिया, तो इस तरह से सी कितने बार अमाउंट गेट कर पाया, सेम अमाउंट 2 बार गेट कर पाया। तो ये था आपका रिप्ले अटैक। नेक्स्ट है आपका डिनायल ऑफ सर्विस। थर्ड क्या है आपका, डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको हम शॉर्ट में डीओएस बोलते हैं। यहाँ पर वो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है आपका डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, तो डीओएस अटैक्स इसमें क्या होता है कि आप किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं और उस रिसोर्स को किसी अटैकर या हैकर के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है, आपको एक्सेस करने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो अटैक्स मेक एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट लेजिटिमेट users from accessing some services which they are eligible for। जैसे एक स्टूडेंट का कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट को ऐसा सर्विस दिया गया है, इतना कैपेसिटी दिया गया है, इतना उसको एक्सेसिंग दिया गया कि वो अपना इंफॉर्मेशन, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ अपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन को हमेशा फाइंड कर सके और एक्सेस कर सके। अब क्या किया इंट्रूडर ने, एक ऐसा कोई लॉजिक लगाया या कुछ ऐसा किया कि वो अब स्टूडेंट सिर्फ अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस तो कर पा रहा है, बट वो क्या कर रहा है, अपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। यानी कि वो कुछ पार्ट ऑफ सर्विस को एक्सेस कर पा रहा है और कुछ पार्ट ऑफ सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है कि उसको पूरा का पूरा सर्विस को ही रोक दिया जाए, वो स्टूडेंट अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। तो इस तरह के अटैक को हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या किया जाता है, रिसोर्स को अनअवेलेबल बना दिया जाता है फॉर द ऑथेंटिक पर्सन, है ना, ऑथेंटिक पर्सन के लिए रिसोर्स को क्या कर दिया जाता है, अनअवेलेबल बना दिया जाता है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ अटैक। इसमें 2 इंपॉर्टेंट अटैक था, एक्टिव एंड पैसिव, जिसका यूज करते हैं हम किस लिए, सॉरी जो क्या है टाइप ऑफ अटैक्स हैं। एक्टिव पैसिव अटैक में डेटा का किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होगा, है ना, लेकिन पैसिव अटैक सॉरी एक्टिव अटैक में हमारा डेटा का मॉडिफिकेशन होता है थ्रू द अटैकर और इंट्रूडर। ठीक है, अब ये अटैक्स किसके थ्रू होते हैं, तो ये इनको अटैक को परफॉर्म करवाने के लिए यूजर क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम डेवलप करता है ना। अब यहाँ पर अटैक को परफॉर्म करवाने के लिए जो हमारा हैकर है वो क्या करता है, प्रोग्राम डेवलप करता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो भी वर्क होगा वो किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू ही होगा, कोड के थ्रू होगा, कोड आपको लिखना होगा। अब अटैकर है तो वो भी कोड लिखता है और उस कोड के थ्रू आपके सिस्टम पर या आपके कम्युनिकेशन चैनल पर या आपके मैसेज पर अटैक कर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रोग्राम्स दैट अटैक। ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनका यूज किया जाता है अटैक को परफॉर्म करवाने के लिए, है ना, हमारे डेटा पर, हमारे कम्युनिकेशन चैनल पर अटैक परफॉर्म करवाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं कौन कौन से प्रोग्राम है। पहला है आपका वायरस, है ना, दूसरा है सेकेंड है आपका वॉर्म, ठीक है, और तीसरा है आपका ट्रोजन हॉर्स। ये आपके कुछ
एग्जाम्पल है, इनके अलावे भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये 3 आपके मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, अटैक को परफॉर्म करवाते हैं, है ना, आपके सिस्टम पर, है ना। और भी है, पैकेट स्निफिंग वगैरह भी है, ऐसा नहीं है कि और भी नहीं है ना, जो नेटवर्क पर अटैक किए जाते हैं, स्निफिंग एंड स्पूफिंग वगैरह और फिशिंग वगैरह, तो वो सब भी टाइप्स ऑफ अटैक्स में आएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑफ अटैक पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम्स दैट अटैक्स। तो सबसे पहला है वायरस। अब वायरस क्या है, तो वायरस के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत बार आप सुने होंगे। वायरस हमारे सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है। किस तरह से, तो इन सिंपल टर्म हम अगर समझें तो a virus is a piece of program code that attaches itself to legitimate program code and runs when the legitimate program runs। ठीक है, it can then affect other programs in that computer or programs that are in other computers but on the same network। अब ये करता क्या, देखिए वायरस के बारे में एक सिंपल सा लॉजिक आप समझिए कि वायरस क्या है, कि ये एक ऐसा प्रोग्राम और कोड है जो किसी प्रोग्राम के साथ या किसी एप्लीकेशन के साथ, है ना, आपके सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगा, है ना। वो मतलब डायरेक्ट ना आकर किसी दूसरे प्रोग्राम, किसी रेपुटेटेड प्रोग्राम या कुछ ऑथराइज्ड प्रोग्राम जो है या लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ वो अटैच होकर आपके सिस्टम में आ जाएगा। और उस सिस्टम में आने के बाद ऑटोमेटिक अपने आप वो काम नहीं करेगा उस पर, जब तक कि कोई इवेंट परफॉर्म नहीं होगा। इवेंट परफॉर्म करने का मतलब कि आप उस पर डबल क्लिक कर दिया, सिंगल क्लिक कर दिया, इसको ओपन कर लिए, ठीक है, या फिर उसमें कोई एक टाइम सेट किया हुआ है कि पर्टिकुलर डेट को इस टाइम पर ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये आपके सिस्टम पर, मतलब जब तक उसमें कोई इवेंट परफॉर्म नहीं होगा तब तक वो आपके सिस्टम को किसी तरह का डैमेज नहीं पहुंचाएगा। तो जैसे हमारे ईमेल वगैरह में भी क्या होता है, ईमेल्स के थ्रू हमको बहुत से लोग क्या, अटैकर्स लोग क्या करते हैं, वायरस सेंड कर देते हैं। अब वो ईमेल आपके ईमेल बॉक्स में, अगर आपको पता नहीं है कि ये ईमेल किस पर्सन से आया है, आप उसको ऑथराइज नहीं कर पा रहे हैं, ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, तो आप कभी भी वैसे ईमेल को आप क्लिक ना करें या वैसे लिंक को क्लिक ना करें जिस लिंक के बारे में आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि उस लिंक के अंदर हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी आपके सिस्टम में अवेलेबल हो जाएं जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, सिस्टम के फाइल्स को। तो वायरस क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वायरस के बारे में, अगर हम लिखें वायरस के बारे में लिख लीजिए, तो अ वायरस इज ए piece of program code that attaches itself to legitimate program code and runs when the legitimate program runs, है ना। ये क्या होता है, किसी लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ, मतलब कोई ऑथेंटिक प्रोग्राम के साथ अटैच होकर आपके सिस्टम में आ जाता है, और वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम को इन्फेक्ट करेगा, या हमारा कंप्यूटर जिस नेटवर्क में है उस नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं उनके भी प्रोग्राम को ये इफेक्ट करेगा। तो इट कैन देन infect other programs in that computer or programs that are in other computer of same network, other computers
computers but on the same network, but on the same नेटवर्क। ठीक है, तो वायरस हमारा क्या होता है, किसी लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ अटैच होकर हमारे सिस्टम में आ जाता है और हमारे सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है ना। ये डायरेक्ट हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं कर सकता है, ये किसी न किसी इवेंट के थ्रू ट्रिगर होता है और ट्रिगर होने के बाद हमारे सिस्टम को डैमेज पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसी न किसी इवेंट के थ्रू ही ये आपका एक्टिव होगा, डायरेक्ट एक्टिव अपने आप एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आपके पास ये किसी प्रोग्राम के साथ अटैच होकर आ भी गया, अगर आपने उस प्रोग्राम को कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया, तो ये वायरस हमेशा आइडल स्टेट में ही रह जाएगा और ये कभी भी क्या होगा, आपके सिस्टम को डैमेज नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा है वॉर्म। दूसरा हमारा जो है वो क्या है, वॉर्म। अब वॉर्म क्या होता है ना। यहाँ पर वॉर्म क्या है, ये सब जो नाम्स हैं आपको वॉर्म लग रहा होगा कि कीड़े का नाम है, लेकिन यहाँ पर वॉर्म, यहाँ पर क्या है, वायरस। अब ये सब आपको समझना है कि ये सब कोड्स ही होंगे, ये सब प्रोग्राम ही है। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन और ये सब प्रोग्राम्स ही हैं, अलग अलग तरीके से वर्क परफॉर्म करते हैं। तो अब वायरस क्या करता है, तो वायरस के बारे में हमने पढ़ा था, वायरस मॉडिफाइज अ प्रोग्राम। ठीक है, मतलब अपने आप को अटैच कर रहा है ना किसी प्रोग्राम के साथ वायरस। ये जो वायरस है इसके बारे में भी हमने क्या पढ़ा कि अपने आप को किसी ऑथेंटिक प्रोग्राम के साथ अटैच करता है। तो अटैच करता है यानी कि उसके कोड में कुछ किसी न किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया, तभी अपने आप को उसमें अटैच करवा पाया और फिर उसके थ्रू आपके सिस्टम में इंसर्ट कर गया। तो वर्म यहाँ पर क्या करता है, ऐसा कुछ नहीं करता है, ये कुछ मॉडिफाई नहीं करता है प्रोग्राम को। ये क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ, अपने आप से। ठीक है, क्या करता है, वर्म है ना, डज नॉट मॉडिफाई अ प्रोग्राम, डज नॉट मॉडिफाई अ प्रोग्राम, है ना। इंस्टीड 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 रेप्लिकेट इट replicates replicate itself again and again। क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब अपना कॉपी क्रिएट करते चला जाता है। ठीक है, ये रेप्लिकेशन इतना ज्यादा करता है कि आपके सिस्टम को वो स्लो कर सकता है और आपके रिसोर्स को वो खत्म कर सकता है। ठीक है, द रेप्लिकेशन ग्रोज सो मच दैट अल्टीमेटली द कंप्यूटर और नेटवर्क ऑन विच द वर्म रिसाइड्स बिकम वेरी स्लो, है ना, अल्टीमेटली कमिंग टू ए हॉल्ट। इतना स्लो हो जाएगा कि वो फिर हैंग हो जाएगा और फंस जाएगा, है ना। तो worm attack attempts to make the computer or the network under attack unusable by eating all its resource। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसके बारे में एक और पॉइंट है, the replication grows so much that ultimately the computer or the network on which the worm resides becomes very slow। ठीक है, अल्टीमेटली कमिंग टू हॉल्ट और क्या होगा, अंतिम में हमारा सिस्टम हॉल्ट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो वर्म क्या कर रहा है, तो वर्म अटैक अटेम्प्ट टू मेक द कंप्यूटर द नेटवर्क अंडर अटैक अनयूजेबल बाय ईटिंग ऑल इट्स रिसोर्स। यह क्या करता है, कंप्यूटर या नेटवर्क को
अनयूजेबल बना देता है, उसके सारे रिसोर्स को ईट करके, मतलब उसके सारे रिसोर्स को कंज्यूम कर लेता है अपना डुप्लीकेट क्रिएट कर करके, है ना। जैसे फाइल पर फाइल क्रिएट होगा तो हर फाइल कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी रिजर्व करेगा। तो इस तरह से अगर लगातार फाइल क्रिएट होते रहे अपने आप, तो आपका एक समय आएगा कि आपके सिस्टम में जो भी मेमोरी लोकेशन था वो सारा मेमोरी फुल हो जाएगा आपके ऐसे फाइल से जो कि आपके जरूरत का नहीं था, जो आपके सिस्टम के रिसोर्स को क्या कर गया, ईट कर गया। और आप फिर कोई फाइल सेव करना चाहते हैं तो आपके पास हमेशा मैसेज आएगा कि यू हैव नॉट एनफ स्पेस टू स्टोर द फाइल और डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये आपके किसी भी फाइल को हानि नहीं पहुंचे। जैसे वायरस क्या करता है कि आपके फाइल को वो हानि पहुंचाता है, क्योंकि उसके पास इतना कैपेसिटी होता है कि वो आपके प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सके। बट वर्म किसी प्रोग्राम को या किसी फाइल को हानि नहीं पहुंचाएगा, बट आपके रिसोर्स को वो खा जाएगा। खा जाने का मतलब कि रिसोर्स को वो भर देगा, फुल कर देगा, है ना। वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहने देगा ताकि आप उस रिसोर्स को आगे फर्दर किसी अनदर पर्पस में यूज कर सके। तो a worm does not perform any destructive action, any destructive action destructive actions, and instead only consumes system resources ठीक है, to bring it डाउन, उसको डाउन करने के लिए वो उसके रिसोर्स को क्या कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्म के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बारे में एक बहुत फेमस आपका क्या कहते हैं कहानी है, ठीक, स्टोरी है कि एक बार ग्रीक सोल्जर्स और लड़ाई युद्ध करने के लिए गए किसी सिटी, ट्रॉय नाम के सिटी में। वो सिटी पर कब्जा करना चाहते थे, ट्रॉय सिटी पर। बट वो बहुत लड़ाई करने के बाद भी जब उस सिटी पर नहीं कब्जा कर पाए, उस पर अधिकार नहीं कर पाए, तब उन्होंने एक उपाय लगाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक घोड़ा बनाया लकड़ी का, जो अंदर से पूरी तरह से खोखला था, और उस घोड़े में अपने कुछ सैनिकों को छुपा कर रख दिया। अब ट्रॉय वाले सोचे कि सॉरी, जो ट्रॉय सिटी के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये वो ग्रीक के पूरा फौज जो है वो हार गया है, और वो हमें उपहार स्वरूप ट्रॉय एक ये घोड़े का वो देकर गया है। तो वो उस घोड़े को अपने किले के अंदर ले आए और जश्न मनाकर सो गए। रात में क्या हुआ कि वो उस घोड़े में से ग्रीक के सोल्जर्स बाहर निकले और मेन गेट को खोल दिया, जिससे ग्रीक सैनिक किले के अंदर आ गए और उन्होंने आसानी से उस ट्रॉय सिटी को अपने अधिकार में ले लिया और उसको नष्ट कर दिया। ठीक है, तो उस हॉर्स को उन्होंने ट्रोजन हॉर्स नाम दिया। तो उसी के नाम पर यहाँ पर हमारा जो अटैकर के थ्रू जो प्रोग्राम डेवलप किया गया इस तरह के कार्य को करने के लिए, उस वो प्रोग्राम का नाम क्या दिया गया, ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स से समझ में आएगा कि ये किस तरह का प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम क्या होगा, छुप कर, है ना, आपके कंप्यूटर में इन करेगा और आपके कंप्यूटर के सभी फाइल को डैमेज कर देगा, है ना। जैसे अभी हमने वो कहानी अभी बताया उसी तरह से ये छुप कर आएगा। आपको लगेगा ऐसा, ये डिस्प्ले करवाएगा अपने आप को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आप इसको क्लिक कीजिएगा तो बहुत कुछ पाइएगा या बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, और आप उस खुशी में आप उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा या उस फाइल को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लीजिएगा। जैसे ये प्रिडिक्ट करेगा कि हम एक सॉन्ग है और आप उस सॉन्ग को वो डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक कर लीजिएगा, और वो सॉन्ग डाउनलोड हुआ या ना हुआ उसके जगह पर आपके सिस्टम में आपका क्या हो गया, ये फाइल इंक्लूड कर गया और ये आपके सिस्टम के सभी फाइलों को डैमेज कर दिया। और ये आपके क्या करें, नेटवर्क को भी ये ओपन कर दिया ताकि आपका जो रिसोर्स है वो कोई अनदर पर्सन एक्सेस कर सके। ऐसा भी बना दिया कि आपका जो रिसोर्स है
आपके पास जो कैमरा था या जो भी आपके फीचर्स थे वो सारा फीचर्स कोई अनदर पर्सन जो इंट्रूडर है वो एक्सेस करने लगा। ठीक है, इस तरह का मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, तो इसका टारगेट मेन होता है कि आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक कर एक्सेस कर लेना। ठीक है, आपके सिस्टम में अपना वायरस डालकर आपके मान लीजिए अगर मॉडिफाई अटैक भी नहीं किया, मॉडिफिकेशन नहीं किया, आपके किसी प्रोग्राम को हानि नहीं पहुंचाया, बट आपके रिसोर्स का जो एक्सेसिबिलिटी था वो किसी अनदर पर्सन के हाथ में भेज दिया ताकि वो आपके रिसोर्स को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब ट्रोजन हॉर्स के बारे में लिख देते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स है ना, ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में हिडन पीस ऑफ कोड है। अ ट्रोजन हॉर्स इज अ हिडन पीस ऑफ कोड, पीस ऑफ कोड, एकदम एज सेम एज वायरस की तरह, लाइक अ वायरस। लेकिन वायरस क्या करता है, आपके सिस्टम के फाइल को डैमेज करता है, सिर्फ उसका काम होता है डैमेज करना। इसका काम सिस्टम के फाइल को डैमेज नहीं करना होता, बल्कि उस सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी को, है ना, सिस्टम को इस तरह से मॉडिफाई कर देना है ताकि सिस्टम का जो एक्सेसिबिलिटी है वो किसी अनदर पर्सन के हाथ में चला जाए, या फिर वो आपके डेटा को उठाकर उस अनदर पर्सन के पास, अटैकर के पास पहुंचाने लगता है। आपके रिसोर्स को, आपके यूजफुल इंफॉर्मेशन को अटैकर के लिए या हैकर के लिए खोल के रख देता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ ए ट्रोजन horse is different than virus, ठीक है, डिफरेंट देन वायरस, है ना। वायरस का मेन पर्पस होता है मॉडिफिकेशन करना टारगेट कंप्यूटर में, जबकि ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स attempts to reveal confidential information to an attacker। ये क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिवील करता है, मतलब वो उसके एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड कर देता है अटैकर को, ताकि अटैकर उस इंफॉर्मेशन को आपके सिस्टम से इजीली एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये था आपका 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम जो कि अटैक्स के लिए यूज होते हैं। पहला था वायरस आपके किसी न किसी फाइल के साथ, ऑथेंटिक प्रोग्राम के साथ आपके सिस्टम में इंटर करेगा और आपके बाकी के दूसरे प्रोग्राम्स को अफेक्ट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, क्योंकि उसके पास इतना कैपेबल होता है कि वो मॉडिफाई कर सके, और वो आपके प्रोग्राम को खराब कर देगा ताकि आपका फिर सिस्टम एग्जीक्यूट ना हो। और वर्म क्या करता है, आपके किसी भी प्रोग्राम को हानि तो नहीं पहुंचाएगा, बट वो अपने आप का डुप्लीकेट फाइल तैयार करना शुरू कर देगा, जिससे आपका रिसोर्स पूरा भर जाएगा और वो आपका रिसोर्स अनअवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए ट्रोजन हॉर्स आपके वो भी क्या करता है, हिडन पीस ऑफ कोड होता है, यानी कि चुपचाप आपके किसी ऑथेंटिक फाइल के साथ आपके सिस्टम में इंटर कर जाएगा, और इंटर करने के बाद आपके सारे रिसोर्स को अवेलेबल कर देगा फॉर द थर्ड पार्टी और फॉर द अटैकर, और अटैकर आपके सारे रिसोर्स को कहीं से भी एक्सेस कर पाएगा और उसको यूज कर पाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्रोग्राम्स हैं परफॉर्म द अटैक्स। तो यहाँ आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी टॉपिक आज के लेक्चर में नहीं समझ में आया हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।